Hello students, welcome again to our infinite practice series. इस सीरीज की कंप्लीट फिजिक्स और करने वाले हैं। और अभी हम हैं बेसिक बैटरी क्वेश्चन का क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to x cube, then y is equals to x plus 6 and x is equals to 0. तो हमें तीन लाइन या कर्व्स दिए हुए हैं, उनसे जो एरिया रीजन इंक्लोज्ड होगा उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बेसिकली हमें यहाँ पर तीन कर्व दिए हैं या इसमें, तो हमें यहाँ पर तीन लाइन्स दी हुई हैं, उनसे जो तो हमें यहाँ पर तीन लाइन्स दी हुई हैं, उनसे जो रीजन इंक्लोज होगा उस रीजन का हमें एरिया निकालना है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे पहला मेथड ये है कि आपको वो एरिया ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एरिया ड्रॉ ही नहीं किया तो और आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन पे जा रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सा रीजन इसमें से माइनस करना है कौन सा प्लस करना है। तो इससे सेफ कि अगर आप वो रीजन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर जब रीजन ड्रॉ हो जाने के बाद आपको खुद ही दिखने लगता है कि इसमें से हमें क्या निकालना है और क्या रखना है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज और क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम ये रीजन ड्रॉ करते हैं। तो अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है रफली, तो इसकी परपेंडिकुलर हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें तीन लाइंस ड्रॉ करनी है। एक्स इज इक्वल्स टू सॉरी वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 0। जो इजी है उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे एक्स इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी लाइन चाहिए जहां पर एक्स की वैल्यू 0 हो कंप्लीट लाइन पर। ठीक है, तो वो होती है वाई एक्सिस। ठीक है, अगर हमें y की वैल्यू कंप्लीट लाइन पर 0 चाहिए तो वो होती है x एक्सिस। जैसे आप y एक्सिस को देखते हैं, तो अगर आप यहाँ का कोई भी कोऑर्डिनेट लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, अगर उससे ऊपर कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं तो x की वैल्यू भी 0 और y इक्वल्स टू 2। ऐसा इसलिए क्योंकि आप x में आगे पीछे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए y जो है x इक्वल्स टू 0 जो है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और y इज इक्वल्स टू 0 जो है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर आप x एक्सिस में आगे बढ़ेंगे तो आप y में ऊपर नीचे नहीं है, तो आपके x एक्सिस के हर कोऑर्डिनेट के लिए y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, समझ आया? कि अगर हम x के लिए कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 एंड 0 एंड 2 एंड 0 लिखते हैं हम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x में तो हम बढ़ रहे हैं लेकिन हम y में ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं। ये अब हमें याद रहेगा कि x इज इक्वल्स टू 0 y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है एंड y इज इक्वल्स टू 0 x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 0 लिखने का मतलब क्या हुआ कि हमसे y एक्सिस की ही बात हो रही है। ठीक है, यानी एक लाइन तो हमारी ये हो गई। ठीक है, दूसरी लाइन क्या है हमारी, y इज इक्वल्स टू x प्लस 6। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमारा इंटरसेप्ट आ जाएगा +6 एंड m आ जाएगा +1। ठीक है, यानी कि इन हमारी है वो पॉजिटिव वाई का करता रहेगी और उसका स्लोप जो है वो +1 है, यानी कि थीटा जो है वो 45 है। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं इंटरसेप्ट +6 के लिए, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर 6 देंगे और ये मान लीजिए यहाँ पर ये 6 है और थीटा 45 के लिए, इसका मतलब ये बिल्कुल बीच से जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन बनेगी। ठीक है, अभी हम इसको रफ ड्रॉ कर रहे हैं। जो इंटरसेप्ट है वो +6 है यहाँ से यहाँ तक, और जो हमारा स्लोप है वो +1 है, यानी कि 90 के बिल्कुल बीच में जाएगा थीटा 45 डिग्री। ठीक है, एक तो ये लाइन ड्रॉ हुई। अब दूसरी लाइन हमें ड्रॉ करनी है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हम एक एमआर स्टार यूज करेंगे। तो सर ने हमें क्या बताया है कि अगर y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n है, ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर n x है तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अगर n की वैल्यू 1 से कम होती जाती है तो ये x एक्सिस की तरफ ग्राफ झुकता है। ठीक है, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती चली जाती है तो ये y एक्सिस की तरफ ग्राफ
बढ़ता है। जैसे ये एक रफ आइडिया है, बिल्कुल ये किसी भी स्केल पर नहीं बना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स के लिए ये स्ट्रेट लाइन है, एंड समथिंग दैट इज लेस देन वन, यानी कि अगर हम हाफ मान लें, और तो उसके लिए ये x की तरफ झुक जाता है। एंड अगर समथिंग जो कि x से बड़ा है, जैसे 2, 3, 4, उसके लिए ग्राफ बाई एक्सिस की तरफ तेजी से बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमें एक इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उसके लिए अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए, अगर इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा y की तरफ तेजी से बढ़ने वाला ग्राफ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू +1 है तो y की वैल्यू भी +1 होगी, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। लेकिन जैसे ही हम इसकी +2 वैल्यू लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा, जो कि इससे बेसिकली बहुत ऊपर होगा, ठीक है। तो हमें इससे क्या पता लगता है, जैसे अगर हम इसकी वैल्यू +3 लेते हैं तो 3 का क्यूब जो है वो 27 हो जाएगा, यानी कि ये और ऊपर जाकर इससे मिलेगा। मतलब क्या हुआ, एक्स में छोटी छोटी वैल्यू बढ़ाने पर भी वाई बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि एक्स में थोड़ा बढ़ने पर वाई में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक। तो हमें इससे क्या पता लगता है कि अगर जहाँ पर हमारा एक्स 0 है वहां पर वाई भी 0 है। तो ये स्टार्ट तो ओरिजिन से होगा, लेकिन ये बहुत तेजी से बाई एक्सिस की तरफ बढ़ेगा। तो अगर हम इसको रफली ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का रफ ग्राफ में बना लिया है। तो अगर हम इसको फेयर बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक लाइन जो कि ऐसी ड्रॉ हुई है, यानी, और तो एक दूसरी तरफ जो ऐसे ड्रॉ हुई है, ठीक है। कुछ इस तरह के ग्राफ हमें मिलेगा। और फिर इसमें क्या निकालना है कि एरिया निकालना था रीजन का, जो कि न्यू लाइन से इन्फ्लुएंस्ड है। तो देखिए, एक लाइन हमारी ये हो गई, एक लाइन हमारी ये हो गई, और एक लाइन हमारी ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब इन तीनों लाइन से इनक्लोज होने वाला एरिया कौन सा है, ये रीजन, शेडेड रीजन। तो हमें इस रीजन का एरिया निकालना है। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये कोई परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप तो बनी नहीं है, कोई ट्रायंगल, कोई एलिप्स या सर्कल, तो हमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं मिलने वाला है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। मतलब अगर हमें कोई कर्व दिया और उसका हमें एरिया निकालना है तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं विद इन द गिवन लिमिट्स, ओके। तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए अगर हमें ये एरिया निकालना है, तो अगर हम इस लाइन के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, अब हमें इससे पहले तो हमें लिमिट्स पता होनी चाहिए कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ही इंटीग्रेट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें बस यही रीजन चाहिए। तो अगर हम इस लाइन के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो इसके अंडर जितना भी कंप्लीट एरिया है वो सब आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके इस लाइन के लिए ये पूरा एरिया अंडर द कर्व होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, ठीक है, नीचे तक। क्योंकि y जो है वो x पे डिपेंडेंट है, और x के लिए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये कंप्लीट एरिया जो है वो हमें मिलेगा, ठीक है। और हमें चाहिए सिर्फ ये है। तो देखिए, अगर हम इस लाइन के लिए इंटीग्रेशन करते हैं तो इस लाइन के अंडर का जो एरिया होगा वो हमें मिलेगा, यानी कि इसके इंटीग्रेशन से हमें ये एरिया मिलेगा, और इसके इंटीग्रेशन से हमें ये कंप्लीट एरिया मिलेगा। तो हमें अब यहाँ पे करना क्या है कि इसके इंटीग्रेशन वाले एरिया में से इसके इंटीग्रेशन का एरिया हम घटा देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। तो ये फायदा होता है जो हमें एरिया दिया है उसको ड्रॉ करने का। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन पे जाते तो हमें नहीं पता होता कि हमें इसके इंटीग्रेशन में से इसे माइनस करना है या इसके में से इसे माइनस करना है, या फिर दोनों को जोड़ना है। समझ में आ रही है बात। तो अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें दिख जाता है कि हमें इस लाइन के इंटीग्रेशन में से इसका इंटीग्रेशन माइनस करना है। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू चाहिए, जो कि y का इंटरसेप्ट है, यानी कि +6, जहां पर हमारी लाइन कट रही थी y, तो ये तो हो गया +6, एंड x में ये हो जाएगा 0, क्योंकि ओरिजिन पर है। तो 0,6 इसका कोऑर्डिनेट हो गया।
एंड ये हो गया 0,0। तो इस पॉइंट के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि वाई, ये दोनों कर्व मिले कहाँ पर हैं, ये हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक हमारी लाइन है और एक लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6। तो ये दोनों कर्व जहां पर मिल रहे हैं पॉइंट हमें चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका y और इसका y इक्वल है और इसका x और इसका x भी इक्वल है। दोनों के कोऑर्डिनेट जो है वो इक्वल होंगे वहां पर। तो अगर हम y को इक्वल कर लेते हैं तो x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 हो जाएगा यहाँ से। तो अगर हम y को इक्वल करते हैं तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6, एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस 6। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे बढ़िया तरीका 8 एंड 5 वैल्यूज रख के देख लीजिए कि कौन सा इसमें फिट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम +1 लेते हैं, ठीक है, तो हमें माइनस में नहीं जाना है क्योंकि हम इधर ही रीजन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम +1 लेते हैं तो +1 का क्यूब जो है वो +1 हो जाएगा एंड +1 + 6। तो ये तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि इधर 7 हो जाएगा, ये +1 ही रह जाएगा। तो अगर हम +2 लेते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 का क्यूब यानी कि 8 एंड इज इक्वल्स टू में लेंगे, ये तो नॉट इक्वल होगा, एक्स की जगह पर 2 रखेंगे और +6। तो ये क्या है, वन की एक्स की वैल्यू 2 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, एन की एक्स की वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो +2 है। ठीक है, यानी कि इस कोऑर्डिनेट का जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब इस पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो +2 एंड वाई के लिए वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स का क्यूब इज इक्वल्स टू 8, या इससे भी सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू 8। यानी कि इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट मिल गया 2 एंड 8। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड वाई 0। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई 1 एंड प्लस, सॉरी इसमें से माइनस हमें करना है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई 2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ y1 यानी कि लाइन का इंटीग्रेशन, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ y2 यानी कि कर्व का इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है लाइन का, लाइन की इक्वेशन दी है हमें एक्स प्लस 6 वाई की जगह पर, और उसमें से हमें माइनस करना है एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x² डिवाइड बाई 2 एंड प्लस 6x। अगर आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उनमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ से x⁴ डिवाइड बाई 4। ठीक है, लिमिट्स हमें दोनों की लिखनी पड़ेंगी। लिमिट ध्यान से देखिए कि हमें x के टर्म में सॉल्व करना है तो x की लिमिट्स रखेंगे, यानी x इज इक्वल्स टू 0 से लेके +2 तक। लोअर लिमिट हो जाएगी 0, अपर लिमिट +2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट +2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आगे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। 0 रखेंगे तो ये तो दोनों टर्म 0 ही हो जाएंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में लोअर लिमिट 0 हो गई, फिर माइनस करेंगे तो उसके लिए अपर लिमिट रखेंगे 4 डिवाइड बाई 4 एंड इसकी भी लोअर लिमिट में 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। 12 + 2 14 एंड माइनस, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 16 डिवाइड बाई 4, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो 10 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने में कि जो अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें वो एरिया ड्रॉ करना है। ठीक है, और ड्रॉ करने के बाद हम आसानी से देख पाएंगे कि हमें किस कर्व में से किसको माइनस करना है, या फिर सबसे अच्छा तो यही होता है कि वो ड्रॉ करने के बाद कोई परफेक्ट कर्व बन जाता है, मतलब कोई परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप बन जाती है, तो हमें इंटीग्रेशन में जाना भी नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट उसके ज्योमेट्रिकल शेप का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में करने का एक तरीका और ये भी हो सकता है, अगर आप देख पाए तो, कि ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप इसको इस एंगल से देखते हैं तो ये एक ट्रेपेजियम आपको दिखेगा। ठीक है, तो लाइन का इंटीग्रेशन करने की जगह आप एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमने इंटीग्रेशन ऑफ y1 यानी कि लाइन का इंटीग्रेशन किया है, तो यहाँ से जो हमारा ये जो एरिया आया है वो 14 आया है। ठीक है,
सो यानी कि अगर हमने जो यहाँ पर लाइन का इंटीग्रेशन किया है और उससे जो हमारा एरिया सॉल्व हो गया है वो 14 स्क्वायर यूनिट्स आया है, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेशन के बिना भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम इसको एक ट्रेपीजियम कंसिडर करते हैं क्योंकि एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप बन गया है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये इंटू मल्टीप्लाई में है, नीचे मतलब डिवाइड में नहीं है, ठीक है। तो हमें कैसे लगाना होता है इसको, फॉर्मूले को हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो पैरेलल साइड्स का मतलब क्या है, इसको आप इस साइड से देखेंगे तो आसानी से विजुअलाइज कर पाएंगे कि पैरेलल साइड्स वो होती हैं जो एक दूसरे के एकदम पैरेलल चल रही है, ठीक है। इसकी प्रिज्म की जो क्वालिटी होती है वो ये है कि उसमें दो लाइंस जो है वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है और दो लाइन है वो पैरेलल नहीं है एक दूसरे की, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ द पैरेलल साइड यानी कि इसका और इसका सम लेना है मैग्नीट्यूड में, इनटू हाइट करना है। हाइट का मतलब क्या हुआ कि ये इस लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस है, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर इसके। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट में हम ये लाइन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, 0 से लेके +6, तो यानी इसका मैग्नीट्यूड हो गया +6। और ये जीरो के लिए यहाँ पर हमारा वाई 0 से लेकर +8 तक गया है, यानी कि इस लाइन की जो वैल्यू है वो +8 है, ठीक है। और इंटू हाइट का मतलब क्या हुआ, हमें इस लाइन का मैग्नीट्यूड चाहिए वो एक्स एक्सिस है, 0 से लेके +2 तक आई है, तो हाइट हमारी +2 होगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व हम कर लेंगे कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब क्या हुआ 6 + 8 और इंटू हाइट का मतलब हुआ 2, ठीक है। 6 and 8 is 14, एक स्टेप में आ गया, आसान है। आप फिर ये इस इंटीग्रेशन को नहीं करना पड़ेगा, बस आप इसको इंटीग्रेट करके इसका आंसर आ गया 4, 14 में से माइनस कर लीजिए। समझ आ गया आपको। तो एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको जो भी इजी लगे या जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी उसमें स्पीड बढ़ जाए, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। आप इसको ट्रेपीजियम भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको मैं ये क्वेश्चन समझा पाई होंगी। अगर आपको फिर भी कहीं पर कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं समझा दूंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।